हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक, इसका 4th पार्ट। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने कार्बन की विशेषताएं और बिंदु संरचना की चर्चा करी थी। सेकंड पार्ट में हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं, समजातीय श्रेणियां, प्रकार्यात्मक समूह क्या हैं, इनकी चर्चा की थी। थर्ड पार्ट में हमने कार्बन की रासायनिक गुणधर्म देखे थे, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, समावयता और अपरूप क्या होते हैं, ये देखे थे। इन तीनों पार्ट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप इन तीनों पार्ट को देखेंगे तो आपको ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इस चैप्टर की जो नोट्स की PDF है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल और साबुन और अपमार्जक के द्वारा सफाई किस प्रकार से होती है, मिसेल संरचना क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनॉल की। 2 यौगिक है हमारे कोर्स में जिसकी चर्चा जो हमारे दिए हुए हैं सिलेबस में, एक तो है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले एथेनॉल, इसकी हमको रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म देखने हैं। तो सबसे पहले एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसमें प्रकार्यात्मक समूह की बात करें तो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह प्रेजेंट है, लास्ट में जो OH ग्रुप है ये हमारा ऐसा प्रकार्यात्मक समूह है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो एथेनॉल में कौन सा समूह प्रेजेंट है, एल्कोहल। इसकी संरचना देखें, संरचना किस प्रकार की होती है, संरचनात्मक सूत्र कि जो भी हमारे एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किस प्रकार से वो बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 कार्बन, एथेन, एथेन का मतलब क्या है, एथ मतलब है कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, आगे एन लगा दिया, एन का मतलब क्या है, दोनों कार्बन हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है, और पीछे लग रहा है ऑल, ऑल का मतलब क्या है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी संरचना किस प्रकार बनाएंगे हम, 2 कार्बन लिए, एक से हमें एल्कोहल जोड़ना है और बची हुई संयोजकता जो है हम इसके हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। तो इस कार्बन से हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, क्योंकि लास्ट वाले एंड पे जो कार्बन होता है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसकी 2 संयोजकता कम पड़ रही है तो इससे 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, 2 बंध बनाता है। तो एक तो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बना लिया इस तरफ, और दूसरा बंध बना लेगा हाइड्रोजन के साथ में। तो ये इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया है। शॉर्ट में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, या एक साथ अपन इसको C2H5 भी लिख सकते हैं। 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो हम इसको C2H5 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बिंदु संरचना की। बिंदु संरचना हमारे सिलेबस में है, इसलिए जो भी हमारे यौगिक के नाम आते हैं उनमें से किसी की भी बिंदु संरचना एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बिंदु संरचना के लिए हम क्या करेंगे, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हम लिखेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम 2 4 भरते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पे आता है, उसमें हम 2 और 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 6। तो इतने इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शो करेंगे, चाहे क्रॉस से दर्शा दो चाहे डॉट से दर्शा दो। तो पहले
कार्बन की बात करें, जो जो भी तत्व हमारे प्रेजेंट है वो हम पहले लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग करी है। फिर इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम शो करेंगे। तो बिंदु संरचना बनाने से पहले अगर हम संरचनात्मक सूत्र बना लेते हैं तो हमारे लिए और भी आसान हो जाती है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों तरफ बंद बना रहा है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ शो करेंगे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने डॉट से दर्शा दिया। इसमें भी चारों तरफ एक एक बंद बन रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हम चारों तरफ दर्शा देंगे। इसका डॉट से दर्शा दिया। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बंद इधर बनाता है, एक बंद इधर बनाता है, तो हम लेफ्ट और राइट में एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने इनके बिंदु संरचना दिखा दी। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, एक तो खुद का होगा, एक कार्बन से ले लेगा। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश को पूरा भर देते हैं जहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बनाने, ऐसे ही गोले करने हैं जैसे भी मैं कर रही हूँ। हाइड्रोजन के हो गए, अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन में का स्टेप पूरा हो गया। अब अपन कार्बन की बात कर लेते हैं। 4 तो कार्बन के पास है ही, एक एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से ले लेगा और एक इस कार्बन से ले लेगा। तो इस कार्बन के ये एक मिनट, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन से लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर ऑक्सीजन से लेगा, एक इधर कार्बन से लेगा। ऑक्सीजन 6 तो है, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस कार्बन से लेगा, 2 चाहिए इसको और। तो ये इस प्रकार इसने बिंदु संरचना बना ली कि जिस जिस से ये बॉन्ड बना रहा है चारों तरफ, उससे वो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा। तो ये हमारी एथेनॉल की सामान्य जानकारी हो गई। क्या इसके प्रकार्यात्मक समूह है, संरचनात्मक सूत्र क्या है इसकी, बिंदु संरचना क्या है, कैसे ये अपना बाह्यतम कोश पूरा करता है। अब हम आते हैं इसकी मेन बात पे। ये तो हमारी सामान्य जानकारी थी जो हमारे कोर्स में है। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण देखें तो सबसे पहला क्या है? भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट क्या है? एल्कोहल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। इसका गलनांक क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो गलनांक में क्या होगा कि पदार्थ की ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिसका मान कितना है? 156 केल्विन। के का मतलब क्या है? केल्विन, और केल्विन जो है वो तापमान की इकाई है। केल्विन तापमान की इकाई है। क्वथनांक का मान कितना है? 351 केल्विन। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग से ही समझ में आ रहा है कि चीज को बॉइल करना, यानी द्रव अवस्था, वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था गैस में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। और इसका मान कितना होता है? 351 केल्विन। नेक्स्ट आता है इसका उपयोग कि अल्कोहल के क्या क्या यूज हैं। तो पहला तो हम जो सर्वमान्य यूज है कि अल्कोहल का नशीले पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नशा करने में शराब के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल का, अल्कोहल का। तो इसमें हम क्या करते हैं? किसका यूज करेंगे? तनु एथेनॉल। नशीले पेय पदार्थ में शराब के रूप में हम तनु एथेनॉल का उपयोग करते हैं। शुद्ध अवस्था में नहीं होती एथेनॉल, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, डाइल्यूट होता है।
सेकंड इसका यूज है विलायक के रूप में। विलायक यानी किसी भी पदार्थ को घोलने के लिए हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। और वो कौन से पदार्थ घोलता है? कार्बनिक यौगिक। क्योंकि कार्बनिक यौगिक हमारा अध्रुवीय है, अल्कोहल भी अध्रुवीय है, तो हम कार्बनिक यौगिकों को घोलने के लिए हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि में विलायक के रूप में अल्कोहल का उपयोग होता है। टिंचर आयोडीन क्या होती है? जब हमारे चोट लग जाती है तो हमारे घाव को जो एक ब्राउन ब्लैक कलर की जो दवाई से हम साफ करते हैं वो क्या है? टिंचर आयोडीन। तो इसमें अल्कोहल के अंदर आयोडीन को घोला जाता है। कफ सिरप, खांसी जुकाम में हम इसका यूज करते हैं तो इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, इसलिए जब हम कफ सिरप लेते हैं तो हमें नींद ज्यादा आती है। टॉनिक वगैरह आदि सब में हम विलायक के रूप में अल्कोहल का उपयोग करते हैं। भौतिक गुणधर्म के बाद आता है रासायनिक गुणधर्म कि अल्कोहल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। भौतिक गुण के बाद अल्कोहल के रासायनिक गुण, एथेनॉल के रासायनिक गुण देखेंगे हम। रासायनिक गुणधर्म वो गुणधर्म है जिसमें हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो हमारे कोर्स में दो ही रासायनिक अभिक्रिया है अल्कोहल की। पहली तो है सोडियम के साथ में और दूसरी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में। तो पहले हम सोडियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि एथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ किस प्रकार अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये अल्कोहल की जब हम रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे तो क्या होगा कि इसका यहाँ पे H ग्रुप ये हट जाएगा और H हटेगा तो हमें मालूम है H के ऊपर कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है और यहाँ पे माइनस का आवेश आएगा। तो जब हम C2H5OH इसकी अभिक्रिया सोडियम से करवाएंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और क्या होगा कि इसको हटा के यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? हमारा सोडियम जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया? C2H5ONA। हाइड्रोजन अलग हुआ है यानी हाइड्रोजन निकलेगी। इसका नाम क्या है? सोडियम एथोक्साइड, क्योंकि सोडियम हमारा धनावेश है और धनावेश को हम पहले लिखते हैं। तो सोडियम और एथोक्साइड C2H5O बनता है। ये C2H5O, इसके ऊपर माइनस का आवेश आएगा, ये प्लस का होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? एथोक्साइड। एथेन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो गया इसका? एथोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम है जो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम एथोक्साइड बनाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन हमारा धनावेश का है वो अलग होगा और इसकी जगह दूसरा धनावेश जुड़ेगा। सोडियम भी हमारी धातु है, इसमें भी आवेश धनावेश का होता है, तो ये हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अभिक्रिया संतुलित करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? बाकी सब तो समान है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक निकली है, वहां पे हाइड्रोजन दो है। ये एक हाइड्रोजन निकल रही है, इधर हमें दो हाइड्रोजन दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे भी इसको दो करना पड़ेगा। दो करने के लिए हम इसके आगे दो लगाएंगे, इसके आगे दो लगाएंगे तो वो हाइड्रोजन हमारी दो हो गई। और इसको फिर सोडियम भी दो करने पड़ेंगे और सोडियम एथोक्साइड भी दो करना पड़ेगा। अभी हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई, सोडियम एथोक्साइड बन गया। सोडियम के साथ अभिक्रिया के बाद में हम सेकंड अभिक्रिया क्या देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण एथेनॉल से किस प्रकार होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे एथेनॉल, इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ये C2H5 है, इसको हम खोल के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सारे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब डबल बॉन्ड हमें लाना है तो हम क्या करेंगे?
कुछ निकालना पड़ेगा। तो हम इसकी जो संरचना है एक बार इसको खोल के लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए काम करना। अब क्या होगा, जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से हम जब एथेनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है, इसमें से जल का अणु अलग हो जाता है। जल का अणु कैसे अलग होगा, एक तो हमारा OH ये है और एक इसका हम हाइड्रोजन ले लेंगे तो H2O निकल जाएगा। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच हमें डबल बॉन्ड लाना है। तो कार्बन कार्बन के बीच हमें डबल बॉन्ड लाया और जल का अणु अलग कर लिया। अब कार्बन की संयोजकता हमें 4 करनी है। 2 तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन से हमें दिख रहे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये H और OH ये मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से पहले हमारे इस तरफ सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से ये इसका नाम तो हमारा एथीन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं और डबल बॉन्ड आने से इन हो गया और ये क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। इसमें जल का अणु निकल रहा है तो H2SO4 है, वो क्या करता है, निर्जली कारक के रूप में बिहेव करता है और जल का अणु निकलने से हम इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट H2SO4 है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, निर्जली कारक की तरह, कि जो भी हमारा पदार्थ से अभिक्रिया कर रहा है उसमें से जल का अणु वो बाहर निकाल देगा। तो हमने एथेनॉल की जो रासायनिक गुण थे उसमें 2 अभिक्रिया देखी। पहला हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई, सोडियम इथोक्साइड बना। दूसरा हमने अल्कोहल की अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया ये है एथेनॉल की अभिक्रिया हमने कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 से करवाई तो जल का अणु अलग हो गया, एथीन बन गया। एथीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। एथेनॉल के बाद हम देखेंगे एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल सेकंड यौगिक है हमारा। एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। इसका अणुसूत्र क्या है, CH3COOH। संरचनात्मक सूत्र की बात करें कि ये जो कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं तो हम देखेंगे कि इस 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इससे 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये एथेनोइक अम्ल की संरचनात्मक सूत्र हो गया CH3COOH। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता देख रहे हैं 4 हो रही है, हाइड्रोजन की 1 हो रही है, ऑक्सीजन की 2 हो रही है। ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड कार्बन से बनाता है और ये ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो कार्बन से बनाएगा, एक बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन से बनाएगा। इसकी बिंदु संरचना की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस प्रकार से अपना पूरा करते हैं अष्टक। तो कार्बन जो भी हमारे तत्व प्रेजेंट है, परमाणु प्रेजेंट है, पहले हम उनको लिख लेते हैं। अब हम इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों तरफ एक एक बंध बना रहा है तो चारों तरफ एक एक लिख लो। इधर इस तरफ ये 2 बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ में 2 बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, जितने बंद बना रहा है उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देंगे। यहाँ पे एक बंद इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, बचे हुए 4, 2 ऊपर नीचे। अब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है
इस ऑक्सीजन में इधर 2 बंध बन रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 4 इस तरफ। अब ये किस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करेगा? ये हाइड्रोजन ने कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद का था, 1 कार्बन से लिया। तो पहले हम हाइड्रोजन का अष्टक पूरा कर लेते हैं। अब कार्बन का नंबर आता है, कार्बन 4 तो खुद के हैं ही, 4 ही चारों तरफ 1-1 से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन के 4 हो गए। ये भी क्या करेगा, जिस तरफ बॉन्ड बना रहा है उधर से 2 ऑक्सीजन से लिए इधर, 1 इस ऑक्सीजन से 1 इस कार्बन से, और ये ऑक्सीजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी बिंदु संरचना हो गई। इसका हम सामान्य नाम की बात करें कि एसिड, ये एथेनोइक है, इसको हम और किस किस नाम से जान सकते हैं? तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? सामान्य नाम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। इसमें प्रकार्यात्मक समूह की चर्चा करें कि एथेनोइक अम्ल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो हमें दिख रहा है कौन सा है, COOH। इस समूह का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इसकी सामान्य विशेषताएं हो गई कि अणुसूत्र CH3COOH, संरचनात्मक सूत्र ये है, बिंदु संरचना इस प्रकार देखा, सामान्य नाम एसिटिक अम्ल और क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। सामान्य विशेषता के बाद आता है इसके भौतिक गुण। एथेनोइक अम्ल की विशेषता के बाद इसके भौतिक गुण देखें तो एथेनोइक अम्ल की भौतिक अवस्था कैसी होती? लिक्विड, द्रव अवस्था में होता है। गलनांक की बात करें तो गलनांक कितना है? 290 केल्विन। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिसमें ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदलता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। क्वथनांक का मान कितना है? 391 केल्विन। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिसमें द्रव है वो किससे बदल जाए? गैस में बदल जाए। तो ये इनका गलनांक और क्वथनांक हमें याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति दुर्बल अम्लीय होता है। दुर्बल अम्लीय क्यों है कि हम जब एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला देखें तो क्या है? CH3COOH। तो इसकी जो अणुसूत्र में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है H+ के रूप में, और पीछे ये CH3COO- रह जाता है। तो H+ आयन देने की वजह से इसका नेचर कैसा हो गया? अम्लीय हो गया, और अम्लीय होने की वजह से यह नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। लिटमस टेस्ट की बात करें तो नीले लिटमस का रंग ये लाल कर देगा, क्योंकि हमें पता है, इसको हमने अनिल से याद किया है, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। तो अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब ये अम्लीय तो है, पर दुर्बल वर्ड क्यों लगाया है? दुर्बल क्यों लगाया है? क्योंकि यह आयनों में अपने पूरी तरीके से जल्दी से विघटित नहीं होता है। H+ आयन पूरा आयनित नहीं होता है, सारे H+ आयन्स नहीं निकलते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्लीय बोलते हैं। दूसरा, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। सामान्य नाम तो इसका एसिटिक अम्ल है ही, लेकिन इसको हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हमें देखा से गलनांक है बहुत ही कम है, 290 केल्विन ही है। 290 केल्विन है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। तो 273 से कितना ज्यादा है ये? 290 से 18, 17, यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कैसा होता है? ठोस अवस्था में आ जाता है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? बर्फ। कि सर्दियों में जो एसिटिक अम्ल है वो ठोस बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आता है कि हम इसका उपयोग जो है सिरके के रूप में भी करते हैं। सिरका क्या होता है?
कि जब हम एसिटिक अम्ल का 3-4% परिशुद्ध विलयन लेते हैं तो उसका हम सिरके के रूप में यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं? अचार को खराब होने से बचाने के लिए। तो 3-4% जो हमारा एसिटिक अम्ल है वो सिरका कहलाता है और जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं? अचार बनाने में। तो ये हमारे एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म है। इसकी भौतिक अवस्था क्या है? गलना कौटना क्या है? प्रकृति दुर्बल अम्लीय किस प्रकार से होती है? इसका नाम हमने ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों रखा? और सिरका किस प्रकार बनता है? भौतिक गुणधर्म के बाद आता है रासायनिक गुण। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बाद हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणधर्म में हम इसकी 3 रासायनिक अभिक्रिया हमारे सिलेबस में है। पहला है एस्टरीकरण, दूसरा क्षारक के साथ और तीसरी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया। ये 3 ही अभिक्रियाओं की चर्चा हमें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले आता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब क्या है? एस्टर का निर्माण। कि इसमें हमें क्या करना है? एस्टर का निर्माण करना है। एस्टर का सूत्र क्या होता है? एस्टर का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी R और इधर भी R। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलता जुलता है लेकिन इसके दोनों तरफ हमारे R ग्रुप का मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। कि कितने भी हाइड्रोकार्बन इसके दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलता जुलता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे R होता है C डबल बॉन्ड O और H। यानी यहाँ पे जो R है उसकी जगह क्या होगा? H होगा। यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सबसे लास्ट में अगर इस टाइप का ग्रुप होता है COOH तो वो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। लेकिन यही ग्रुप जो है वो हमारे अगर बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर और हमारे कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा? एस्टर। तो एस्टर का निर्माण हम एथेनोइक अम्ल से किस प्रकार करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? एथेनोइक अम्ल है C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमने इसका सूत्र लिख दिया। ये क्या है? एथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ कौन सा लेंगे? हम एथेनॉल लेंगे। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने एथेनॉल से करवाई तो हमारा एस्टर बनेगा। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ कि मैंने इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मैंने OH इस तरफ लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या अगर मैं इसको ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस एथेनॉल को मैं इस प्रकार से लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? देखो, जो एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमें मालूम है ये अम्ल है तो क्या होगा? ये H+ निकल जाएगा। ये H+ के रूप में निकल गया और ये पीछे ये माइनस बच गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये बंध टूटेगा। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना हुआ है वो बंध टूटेगा और ये हमारा H अलग हो गया। ठीक है। और क्या होगा? इसमें ये बंध टूटेगा और इससे OH निकल गया। तो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। तो हमारा एक उत्पाद क्या बन गया? अब ये C2H5 है, इसको C2H5 भी लिख सकते हो
और खोल के लिखूंगी तो किस प्रकार से लिखूंगी, इस प्रकार से CH2 CH3। किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से तो H2 बन गया और बाकी ये और ये दोनों जुड़ गए, तो हमारा उत्पाद क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C2H5। अब इसको तुम C2H5 भी लिख सकते हो, और अगर C2H5 को मैं खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगी, CH2 और CH3 और साथ में क्या निकल गया, जल का अणु। एक बार हम दोबारा इस अभिक्रिया की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से क्या हुआ। एथेनोइक अम्ल है, इसलिए क्या करेगा, H प्लस आयन देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस अलग हो गया, ठीक है। अब ये H प्लस है तो यहाँ से OH निकलेगा, ये OH माइनस का होगा और इस पे ये प्लस वाला आएगा, और यहाँ पे ये हमारा माइनस वाला होगा, तो इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से जुड़ेगा, तो ये H और OH मिलके H2 बना लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस निकल रहा है तो दूसरा H प्लस यहाँ आएगा, और C2H5 क्या है, H प्लस है, C2H5 पे प्लस धनावेश है, तो ये H धनावेश के रूप में निकल रहा है, दूसरा धनावेश इसकी जगह आएगा C2H5, तो ये हमारा उत्पाद बन गया। CH3 C डबल बॉन्ड O तो हमारा एथेनोइक अम्ल से आ गया और C2H5 हमारा एथेनॉल से आ गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बीच में तो हमारा क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। एस्टर में हम यही कह रहे थे, बीच में ये प्रेजेंट होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O COO ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरफ भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स है और इस तरफ भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन है, तो हम क्या बोलते हैं, एस्टर। तो ये एस्टर का निर्माण हो गया है, और ये कार्य किसकी प्रेजेंस में होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कार्य हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको तीर के निशान के ऊपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देते हैं। एस्टर का निर्माण हो गया। अब ये जो एस्टर है, ये अगर ये एस्टर वापस हमारा एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल बना सकता है, यानी एक तरफ तो हमारी एथेनोइक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एथेनोइक अम्ल में क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रेजेंट है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा और साथ में जल का अणु निकलेगा। तो एस्टर का निर्माण किस किस से होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एस्टर का निर्माण होगा। अब ये जो हमारा एस्टर बना है, इसमें अगर मैं क्षार मिला दूं, NaOH क्या है, क्षारक है, क्षारक मिलाऊंगी तो क्या होगा, वापस हमारा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, वापस हमारा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। जिस प्रकार से ये बंध बने हैं, एस्टर बना है, उसी प्रकार से टूटेगा। कैसे टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2O है, ये H और OH है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो OH है वो C2H5 से जुड़ जाएगा और H जो है वो यहाँ इस जगह जुड़ जाएगा। तो जिस प्रकार से बंध हमारे टूटे थे, वैसे ही बंध वापस बन जाएंगे और पुनः हमारा एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया को वापस हम देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल को मिलाने से हमारे एस्टर और H2O का निर्माण होता है। एस्टर में क्या होता है, COO ग्रुप है वो बीच में होता है, इसके दोनों ओर हाइड्रोकार्बन्स की श्रृंखला प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बंध कौन सा टूटेगा, एथेनोइक अम्ल में तो हाइड्रोजन अलग होगा, क्योंकि एथेनॉल अम्ल है, तो अम्ल है वो H प्लस आयन देगा, तो ये H प्लस निकल जाएगा और OH हमें एथेनॉल से मिलेंगे, तो H2 अलग हो गया, पीछे दोनों जुड़ गए, जुड़ने से ये हमारे एस्टर का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया में अगर हम एस्टर में NaOH क्षारक मिला दें तो वापस हमें एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल का
निर्माण हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग हम साबुन बनाने में काम में लेते हैं, इसलिए हम इसको साबुनीकरण कहते हैं। साबुन क्या है, साबुनीकरण वगैरह आगे हमारा डिस्कस करेंगे, डिटेल में आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका जनरल आइडिया यहाँ पे लेंगे कि साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण क्या होता है? एस्टर की अभिक्रिया जब हम NOH से करवाएंगे तो हमारे साबुन निर्माण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे हमने कौन सा एस्टर लिया है, वही एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर है। इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH से करवाएंगे तो क्या होगा? NaOH में हमारा ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, और क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो Na प्लस आएगा और OH माइनस आएगा, और इसमें बॉन्ड टूटेगा तो इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा ऋण आवेश का होता है, इसलिए इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा। आपको क्या करना है, इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो, तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Na जुड़ जाएगा, और इसके प्लस वाले को इसके माइनस से जोड़ दो तो यहाँ पे हमारा OH जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस C2H5 OH। तो ये तो क्या, C2H5 हमारा एथेनॉल, और ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, एसीटेट वर्ड, एसीटेट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है हमारा CH3C डबल O, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं हम इसको। जब एसिटिक अम्ल में से H प्लस निकल जाता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? एसीटेट। और फिर सोडियम जुड़ गया तो इसको क्या बोल दिया हमने? सोडियम एसीटेट। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में ऋणायन के पीछे हम 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। तो एसिटिक अम्ल में से H प्लस निकलने से इसके ऊपर ऋणायन आ गया, ऋणायन बनने से इसका नाम क्या हो गया? एसीटेट। तो इसका नाम हो गया एसीटेट। अब ये जो सूत्र है वो हमारे साबुन के जैसा ही है। साबुन का फॉर्मूला क्या होता है? RCOONA, ये होता है। हम भी देखें, ये भी यही है। R क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे R हमने एक बार CH3 लगा लिया, C डबल बॉन्ड OONA। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारी किससे मिलती जुलती है? साबुन से मिलती जुलती है। इसलिए हम इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं? साबुनीकरण में करते हैं। तो अगर इस CH3 की जगह हम कोई लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दे लें, क्योंकि साबुन क्या होते हैं? लंबी हाइड्रोकार्बन की वसीय अम्लों की। तो इस प्रकार हमारा साबुन का निर्माण हमने देख लिया। तो ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला हमारे साबुन का होता है। तो साबुन की परिभाषा हम देखें, साबुन किसे कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं? लंबी हाइड्रोकार्बन, R क्या है? दीर्घ लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट बस साबुन की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है कि एस्टर की अभिक्रिया जब हम क्षारक से करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बना और एथेनॉल बना, और ये अभिक्रिया किससे मिलती जुलती है? साबुनीकरण से मिलती जुलती है, साबुन बनाने के काम में आती है। तो एस्टरीकरण में हमने क्या देखा कि पहले हमने एस्टर बनाया, फिर एस्टर वापस टूटता है जिससे वो बना है। तो एस्टर किससे बना है?
एथेनोइक अम्ल से और एथेनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से मिलकर एस्टर बनता है और जल का निर्माण होता है। तो एस्टर जो है उसमें कैसी खुशबू आती है, फलों की जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसका उपयोग हम इत्र परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज हम करते हैं। फ्रूट्स में कैसी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू एस्टर में आती है। तो ये हमारा एस्टरीकरण की अभिक्रिया हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साबुनीकरण एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। तो एस्टरीकरण के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी क्षारक के साथ। रासायनिक गुण में अभी हमने एस्टरीकरण देखा, एस्टरीकरण के बाद दूसरी अभिक्रिया हम देखेंगे क्षारक के साथ में, यानी एथेनोइक अम्ल हमारा है CH3COOH, ये फॉर्मूला एथेनोइक अम्ल का, इसकी अभिक्रिया हम क्षारक से करवाएंगे। क्षारक कुछ भी ले लो, NaOH ले लो, NaOH हमने क्षारक लिया। अब हमें मालूम है कि एथेनोइक, ये जो हमारा एथेनोइक अम्ल है इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये H+ अलग हो जाएगा और ये CH3COO माइनस ग्रुप बचेगा। इसकी चर्चा करें तो यहाँ से ये टूटेगा, Na+ बनेगा, OH- बनेगा, इसका प्लस इसके माइनस वाले से जुड़ेगा तो HOH से जुड़ेगा, H2O बना लेगा, और ये Na है जो इससे जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, CH3COO Na। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COO Na plus H2O। ये इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। अभी इसके नाम की चर्चा की थी हमने, सोडियम इसमें धन आयन है, धन आयन को पहले लिखते हैं और इसमें ऋण आयन के पीछे हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो एसिटिक अम्ल में से एक H+ निकल जाएगा, ऋण आयन बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। तो क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बना, सोडियम एसीटेट, और इसको हम सोडियम इथॉक्साइड भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। इन दोनों में से कोई सा भी नाम यहाँ पे बोल सकते हो। क्षारक के साथ अभिक्रिया करने के बाद तीसरी अभिक्रिया हमारी आती है सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे। तो देखो क्या बनता है, हम CH3COOH की अभिक्रिया, ये एथेनोइक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे Na2CO3। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कि जब भी हमारे CO3 ग्रुप कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसमें से एक तो हमारे CO2 अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और ये H+ निकलेगा। जब ये H+ निकल रहा है तो दूसरा धनायन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे धनायन कौन प्रेजेंट है, हमारा सोडियम। सोडियम हमारा धनायन है तो इसी के कौन आ गया, सोडियम। तो देखो क्या बन गया, सोडियम आने से बन गया CH3COO Na बन गया और CO2 निकल गई। अब ये H+ निकला है और एक CO2 यहाँ निकल गई, एक O यहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेते हैं, जल, H2O बना लिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हम संतुलित करेंगे, यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, यानी हम इसके आगे भी 2 लगाएंगे और ये पूरा 2 हो गया तो ये भी 2 होगा। अब आप देखोगे हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है।
तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमारे एथेनोइक अम्ल क्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दूसरा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे तो भी हमारे सेम ही रिएक्शन होगी, सेम ही उत्पाद बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सेम रिएक्शन होती है, बस यहाँ पे हमें दो लेने पड़ते हैं ये अणु एसिटिक अम्ल के। यहाँ पे हमारा एक ही होता है, इसमें भी CO3 प्रेजेंट है तो CO2 निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे एक ही सोडियम है, इधर भी एक ही सोडियम है, सब कुछ एक एक ही है, तो हमारी अभिक्रिया ये संतुलित रहती है। तो प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहे हैं, बस इसमें दो अणु लेंगे, इसमें एक ही अणु लेंगे, तो ये हमारा क्या बना? सोडियम एसीटेट। तो यानी क्षारक से अभिक्रिया करवाएंगे तो भी हमारा सोडियम एसीटेट बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट से करवाएं तो भी सोडियम एसीटेट बन रहा है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा रहे हैं तो भी इसकी अभिक्रिया करवाने पर सोडियम एसीटेट हमारा बन रहा है। तो रासायनिक गुणधर्म में एथेनोइक में हमने तीन रासायनिक अभिक्रिया देखी, एस्टरीकरण, क्षारक और सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, जिसमें एस्टरीकरण की अभिक्रिया हमारे साबुन निर्माण से मिलती जुलती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। इसके बाद हम देखेंगे साबुन से कैसे सफाई होती है। नेक्स्ट आता है साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और अपमार्जक की डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, सिर्फ इनकी जो धुलाई का कार्य है वो ही है, किस प्रकार धुलाई होती है, लेकिन फिर भी हम इनका जनरल आइडिया तो देखेंगे। तो साबुन क्या होता है, अभी हमने एस्टरीकरण की जो अभिक्रिया देखी थी उसमें हमने साबुन किस प्रकार बनता है उसकी चर्चा करी थी। साबुन किस प्रकार बनता है? एस्टर की अभिक्रिया जब हमने क्षारक से करवाई थी, NaOH से करवाई थी, तब हमने क्या देखा था कि एस्टर अपन कोई भी ले लेते हैं, जैसे इसमें RCOO, यहाँ पे वहां पे क्या था, CH3 जुड़ा हुआ था, इस तरफ जो वहां देखा था वही देख लेते हैं, और यहाँ पे C2H5 ये एस्टर बना हुआ था, इसके अभिक्रिया हमने NaOH से करवाई तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, इस पे धनावेश आया, इस पे ऋणावेश आया, इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे धनावेश आएगा, इस पे ऋणावेश आएगा, इस धनावेश की जगह हमारा ये धनावेश आ जाएगा, तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस C2H5OH, यानी एल्कोहल बना, और क्या बना, ये कार्बोक्सिलिक लवणों का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण बना है। साबुन में क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन श्रृंखला जो होती है लंबी होती है, जैसे मैं एग्जांपल बता ही दूं तुम्हें क्या होता है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है साबुन के अंदर, ठीक है, इतनी लंबी श्रृंखला होती है। यहाँ पे भी जो R है, यहाँ पे कितनी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, C17H35, कितने लंबे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, C17H35, तो यहाँ पे R की जगह सब जगह हम C17H35 लिख सकते हैं। अगर C17H35 है तो उसको हम स्टीरिक अम्ल बोलते हैं इसको, अगर R की जगह C15H31 है तो इसे हम पामिक अम्ल बोलते हैं। तो इस प्रकार कोई भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH से करवाएंगे, हमने एस्टर लिया,
अब यहाँ पे एस्टर कौन सा है, ये वाला एस्टर काम में लिया है। COO ग्रुप के इधर भी R है और इधर भी R प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें 3 NaOH लेने पड़ेंगे। अब क्या होगा इसमें, ये वाला बंध टूटेगा और क्या होगा, ये हमारे धनायन बन जाएगा, ये ऋणायन बन जाएगा। इसमें ये बंध टूटेगा, ये धनायन बन जाएगा, ये ऋणायन बन जाएगा। इस ऋणायन की जगह हमारे ये ऋणायन आ जाएगा और 3 हमारे बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड। इस तरफ हम क्या जोड़ देंगे, Na जोड़ देंगे और यहाँ पे हम एल्कोहल जोड़ देंगे। तो OH ग्रुप होने की वजह से है तो ये एल्कोहल ही, लेकिन इस एल्कोहल का नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन भी कहते हैं हम इसको, ये ग्लिसरॉल है और ये हमारा साबुन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो R है, तो R की जगह कितनी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लेनी है, C17H35 इस कार्बन की जगह, और ये तीन NaOH के अणु लिए, तो यहाँ पे 3 साबुन के अणु हमें प्राप्त होंगे। तो साबुन का सूत्र क्या हो गया, अगर हम बनाए तो C17H35 COONA। C15H31 लेंगे तो यहाँ पे C15H31 ले लेंगे। तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है। एस्टर की अभिक्रिया जब हम क्षारक से करवाते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल हमारा प्राप्त होता है। तो साबुन क्या हो गए, दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। लंबी श्रृंखला दिख रही है, कार्बन 17 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम लवण है, पोटेशियम भी क्यों बोल सकते हैं अपन कि हम NaOH की जगह हम KOH भी यूज कर सकते हैं। KOH करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे K जुड़ जाएगा तो पोटेशियम लवण हो जाएंगे। तो ये हमारे साबुन की रासायनिक अभिक्रिया हो गई कि साबुन हमारा किस प्रकार बनता है। नेक्स्ट आता है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम एवं सल्फोनिक लवण होते हैं। सल्फोनिक लवण का फॉर्मूला ये होता है और ज्यादा इसका डिटेल में हमारे बुक में नहीं है। साबुन बनाने की अभिक्रिया तो मैंने डिटेल में क्यों समझाई, क्योंकि हमारे एस्टरीकरण में ये आती है। एस्टरीकरण में हमारे साबुनीकरण की हेडिंग है, इसलिए मैंने आपको साबुनीकरण की अभिक्रिया समझाई है। लेकिन डिटर्जेंट के बारे में हमारे ज्यादा कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। अब साबुन और अपमार्जक में मेन फर्क क्या है, दोनों सफाई का काम करते हैं, लेकिन जो साबुन है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है। साबुन क्या करेगा, कठोर जल में काम का नहीं है, झाग नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्या होता है इसके साथ में, देखो साबुन का फॉर्मूला क्या है, RCOONA। अब जो कठोर जल होता है, कठोर जल में कौन से आयंस होते हैं अपने, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। अभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जब साबुन से अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बना लेंगे, RC ये लवण बना लेंगे। कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का हटेगा तो ये प्लस का यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमें मालूम है कि कैल्शियम के ऊपर 2 + 2 है, तो +2 होने से क्या होगा, आवेश जब क्रॉस होंगे तो यहाँ पे ये इससे 2 RCOO जुड़ेंगे, तो ये लवण बना लेंगे। अब ये लवण जो होते हैं ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं, जिसकी वजह से झाग नहीं बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्कम। ये जो अविलय लवण बनते हैं इसे हम बोलते हैं स्कम बोलते हैं। इनका कलर क्या होता है, व्हाइट।
सफेद अवक्षेप के रूप में इनका निर्माण होता है। तो साबुन है वो कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता है? तो इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ में मिलकर के जल में अविलय अवक्षेप बनाता है, जिसे हम स्कम कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। कब तक नहीं देगा? जब तक कि सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो हमारे कठोर जल में प्रेजेंट है वो सारे समाप्त नहीं हो जाते। जब ये सारे लवण समाप्त हो जाएंगे उसके बाद साबुन झाग देना शुरू करेगा। इसलिए हमें ज्यादा साबुन की जरूरत होती है कठोर जल में झाग बनाने के लिए। क्यों जरूरत होती है? शुरुआत में तो क्या होता है, साबुन जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जितने भी उसमें प्रेजेंट है उसके साथ में अभिक्रिया करके जल में अविलय अवक्षेप बनाएगा, और जब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, सारी अभिक्रिया वो कर लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, साबुन झाग बनाएगा। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं, अपमार्जक होते हैं, वो ये लवण नहीं बनाते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो जल में, कठोर जल में अविलय लवण नहीं बनाते हैं, स्कम नहीं बनाते हैं। इसलिए अपमार्जक जो है वो कठोर जल में झाग देगा, लेकिन साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब साबुन, अपमार्जक और इनकी झाग बनाने की प्रकृति के बाद में हम चर्चा करेंगे कि मिसेल संरचना क्या होती है और इसके द्वारा सफाई का कार्य किस प्रकार संपन्न होता है। अब हम देखेंगे मिसेल निर्माण या शोधन की क्रिया। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी रहती है। इस पे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो इस साबुन के द्वारा सफाई किस प्रकार होती है, किस प्रकार दाग धब्बे छूटते हैं, क्या उसमें चेंजेस आता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, अभी हमने देखा कि साबुन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला RCOONA। ये हमारे साबुन का फॉर्मूला है। जैसे इसको हम पानी में डालेंगे साबुन को, तो ये किस प्रकार से टूट जाएगा, RCOO, ये माइनस का बन जाएगा, और सोडियम हमें मालूम है धातु है, तो ये प्लस की बन जाएगी। तो इस प्रकार धनायन और ऋणायन में टूट गया। अब इसकी हम चर्चा करें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक ग्रुप तो हमारा R प्रेजेंट है, और R क्या है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। R क्या है, R है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। इस पे कोई प्लस माइनस नहीं होता है। उदासीन कह दो या हम क्या कह सकते हैं इसको, अध्रुवीय। अध्रुवीय होती है। अध्रुवीय होने की वजह से क्या होता है, अब पानी में तो क्या है, H2O में एक तो H प्लस है, OH माइनस है, तो पानी हमारा कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। तो समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो पानी में नहीं घुलती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को जल विरागी। जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब है डरना, यानी इसको पानी से डर लगता है, ये पानी में मिक्स नहीं होगा। दूसरा जो इसका जो ऋणावेशित सिरा है, ये वाला, ये जो इसका ऋणावेशित सिरा है ये आयनिक है,
ठीक है ना, ऋणावेशित सिरा। तो ये क्या होगा, ध्रुवीय है, ध्रुवीय होने की वजह से क्या होगा, ये जल में विलय होगा, ये जल में विलय, और जल में विलय होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलरागी। इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। तो इसका जो ऋणावेशित शिरा है वो तो जल में घुलेगा, जलरागी होगा, और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा है वो जल विरागी होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वो पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है। अब क्या होता है, कपड़ों के ऊपर जो चिकनाई लगती है, तेल है, तेल कैसा है, हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तेल, ऑयल, ऑयल क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। तो क्या होगा, समान समान में घुलता है। तो जो भी हमारे साबुन है उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो तो हमारे चिकनाई की तरफ रह जाते हैं, जो उसका आयनिक सिरा है वो जल के अणुओं की तरफ अरेंज होता है। तो इसको अगर हम, इस समूह को हम इस प्रकार चर्चा कर लें कि ये जो इसकी पूंछ है ये तो क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। पूंछ है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, और ये जो है आयनिक सिरा, ये आयनिक सिरा है। तो जब साबुन की हम सफाई करते हैं, साबुन से हम दाग धब्बे छुड़ाते हैं, तो ये किस प्रकार अरेंज हो जाते हैं, जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वो चिकनाई की तरफ रहेगा, और जो आयनिक सिरा है वो पानी की तरफ रहेगा। तो ये अपनी स्ट्रक्चर किस प्रकार बना लेते हैं, इस तरीके से, बाहर की तरफ तो आयनिक सिरा और भीतर की तरफ हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। यानी बीच में अगर हमारा तेल है, चिकनाई है, तो चिकनाई की तरफ ये तो उसकी पूंछ रहेगी, पूंछ क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है। और ये जो आयनिक सिरा है ये कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, जल के अणुओं की तरफ रहेगा। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल। इसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल। और इस मिसेल के निर्माण से ही हमारा सफाई का कार्य संपन्न होता है। दोबारा हम देख लेते हैं इसको कि क्या है मिसेल संरचना। साबुन का फॉर्मूला क्या है, RCOONA, ये साबुन का जनरल फॉर्मूला है। तो साबुन है वो किस में टूट जाएगी, धनायन और ऋणायन में, सोडियम अलग हो जाएगा। अब इस जो RCOO ऋणायन है इसमें भी हम देख लें कि जो R है, R क्या है, हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उदासीन होते हैं, उन्हें हम अध्रुवीय कह सकते हैं। ये जो सिरा है ऑक्सीजन के ऊपर ऋणायन बना हुआ है, ऋणावेशित सिरा है, और ऋणायन बना हुआ है तो ध्रुवीय है, क्योंकि ध्रुव दो होता है, प्लस और माइनस या माइनस प्रेजेंट है। और जो ध्रुवीय सिरा होता है वो जल में घुलता है, क्योंकि जल में भी क्या होता है, प्लस और माइनस होते हैं, जल इजीली प्लस माइनस में टूट जाता है, H+ और OH- में। तो इसमें कोई भी ध्रुवीय पदार्थ है वो घुल सकता है। तो ये जल में विलय होता है, जल में विलय होता है उसको हम जलरागी कहते हैं, या इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो इसको हम अगर इस तरीके से बनाएं तो जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है R है उसको हम पूंछ कह सकते हैं, और इसका आगे का सिरा है वो क्या है, आयनिक सिरा है, ये इसका हेड है। तो जब हम चिकनाई साफ करते हैं तो चिकनाई मैल पे जब साबुन लगाते हैं तब क्या होता है कि तेल बीच में, मान लो तेल है, चिकनाई है, तो तेल भी क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन है। तो इन हाइड्रोकार्बन की तरफ क्या रहेगा, ये पूंछ रहेगी, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला रहेगी साबुन की, और बाहर की तरफ पानी की तरफ क्या रहेगा, आयनिक सिरा रहेगा। तो इस तरीके से साबुन के अणु अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। अब मिसेल के बनने से किस प्रकार सफाई का कार्य होता है वो हम देखते हैं अभी।
तो मिसेल संरचना बनने के बाद में चिकनाई कैसे हटती कपड़ों के ऊपर से वो हम देखेंगे। ये हमारे सतह है जिसके ऊपर चिकनाई लगी हुई है। साबुन के द्वारा हम इसको साफ करेंगे। हमने इसके ऊपर साबुन लगाई, साबुन लगाएंगे तो साबुन के अणु किस प्रकार अरेंज हो जाएंगे। जो इसका जल विरागी सिरा है हाइड्रोफिलिक, वो बाहर की तरफ रहेगा, पानी की तरफ रहेगा। और जो जल विरागी सिरा है हाइड्रोफोबिक सिरा है, जो कौन सा है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, वो वाला सिरा हमारे साबुन चिकनाई की तरफ रहेगा। क्योंकि ये भी चिकनाई भी हाइड्रोकार्बन होती है और ये भी हाइड्रोकार्बन सिरा है, तो ये इसकी तरफ रहेगा और बाहर पानी है तो पानी की तरफ इसका आयनिक सिरा रहेगा। फिर जब हम इसको रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, कोलाइडल अवस्था आती है, यानी जो साबुन के कण है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूट के बाद में रगड़ने से क्या होता है, ये कण जो है इस चिकनाई के चारों ओर इस प्रकार से संरचना बना लेते हैं, इसको घेर लेते हैं। और जब हम इसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि ये चिकनाई है अपनी सतह से दूर होती जाती है और जो मिसेल संरचना है इसको चारों ओर से घेर लेती है। तो एंड में और सफाई करने पर, रगड़ने पर हमारी चिकनाई है वो पूरी सतह से दूर हो जाती है और इसके चारों ओर मिसेल संरचना इसको घेर लेती है। तो इस प्रकार हमारे मिसेल संरचना के द्वारा साबुन के द्वारा सफाई का कार्य होता है। तो साबुन जो है वो हमारी क्या करती है, मिसेल संरचना के द्वारा सफाई का कार्य करती है। कैसे करती है वो हमने चर्चा कर ली। तो मिसेल संरचना की स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस क्लास में एथेनॉल की चर्चा करी, मिसेल संरचना की चर्चा करी, साबुन किस प्रकार बनता है वो देखा। तो आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को देखने के लिए इससे पहले के जो वीडियोस हैं, इसके पार्ट्स हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।